नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस प्रकार से हुआ, उनके आने की पृष्ठभूमि और कारणों के बारे में जानेंगे कि किन कारण से यूरोपीय कंपनियां भारत में आईं, इनके आने का क्रम क्या था इसके बारे में जानेंगे। जब यूरोपीय कंपनियां भारत में आ गईं तो इसका क्या परिणाम निकल करके आया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन आधुनिक भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। 1453 ईस्वी में कुस्तुनिया का पतन होता है और कुस्तुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। जैसे ही कुस्तुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, नए समुद्री मार्ग की खोज अनिवार्य हो जाती है, क्योंकि पहले से जो थल मार्ग था अब यूरोप के व्यापार के लिए पूरी तरीके से वो बंद हो जाता है। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आता है और जैसे ही वास्को डी गामा भारत आता है, यूरोपीय शक्तियों का मार्ग जो है खुल जाता है। मुनाफे और व्यापार एकाधिकार के उद्देश्य से भारत में क्रमशः पुर्तगाली आए, फिर डच आए, अंग्रेज आए, फिर डेन आए। इसके बाद फ्रांसीसी कंपनी का आगमन जो है भारत में होता है। प्रारंभ में वाणिज्यिक हितों तक सीमित इन विदेशी शक्तियों ने अपनी कूटनीति, सैन्य शक्ति और आपसी प्रतिद्वंदिता के बल पर भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदलकर देश को औपनिवेशिक दास्तां में धकेल दिया। यानी पहले ये कंपनियां व्यापार और वाणिज्य तक सीमित थीं, लेकिन धीरे धीरे इनके द्वारा शक्तियों को बढ़ाया गया और भारत को गुलाम बना लिया गया। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन की पृष्ठभूमि क्या थी, इनके आने का कारण क्या था, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला कारण है कुस्तुनिया का पतन। 1453 ईस्वी में कुस्तुनिया का पतन होता है। उस्मानी तुर्कों ने इस महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर कब्जा कर लिया। इससे यूरोप और भारत के बीच का जो पारंपरिक थल मार्ग था वो बंद हो गया। तो इनके आने का एक पहला कारण था। दूसरा कारण है मसालों की अनिवार्यता। ठंडी जलवायु के कारण यूरोप में मांस को संरक्षित रखने के लिए भारतीय काली मिर्च, दालचीनी, इलायची की अत्यधिक मांग थी और इन मांग को पूरा करने के लिए यूरोपीय कंपनियां भारत आई थीं। तीसरा कारण है वेनिस और जेनोवा का एकाधिकार। भूमध्य सागर से होने वाले व्यापार पर इटली के दो नगरों का नियंत्रण था, एक था वेनिस और दूसरा था जेनोवा, जिससे पुर्तगाल और स्पेन जैसे देश नया मार्ग तलाशने को मजबूर हुए और उसी नए मार्ग को खोजने के चक्कर में वो भारत आए थे। चौथा कारण देख लेते हैं। चौथा कारण है भौगोलिक खोजों का युग। यानी यह जो युग था यह भौगोलिक खोजों का युग था। पुर्तगाल के चांसलर प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के प्रोत्साहन और कुतुबनुमा यानी दिशा सूचक यंत्र के आविष्कार ने नाविकों को गहरे समुद्र में उतरने का साहस दिया। यानी इन सभी कारणों से मिल करके यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थीं। अब देख लेते हैं कि जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थीं उनके आने का क्रम क्या था, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में और इनकी कंपनी का नाम था एस्टाडो द इंडिया। 1498 ईस्वी में इनकी कंपनी की स्थापना की गई थी। पुर्तगाली के बाद डच आए थे। 1605 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी। बेरिंगदे आस्ट इंडिसे कंपनी इनके कंपनी का नाम था और इनके कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में किया गया था। डचों के बाद अंग्रेज भारत में आए थे। 1608 ईस्वी में मुगल दरबार में आए थे। इनके कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। 1600 ईस्वी में इनकी कंपनी की स्थापना की गई थी। बाद में इसका नाम बदल करके ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया था। अंग्रेजों के बाद भारत में डेनिश आए थे। ये 1616 ईस्वी में आए थे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनके कंपनी का नाम था। 1616 ईस्वी में इनके कंपनी की स्थापना की गई थी। डेनिशों के बाद भारत में फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी भारत आए थे। इनके कंपनी का नाम था कंपनी दे इंडस ओरिएंटल। 1664 ईस्वी में इनके कंपनी की स्थापना की गई थी। अब एक एक करके सभी के बारे में विस्तार से हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था और पुर्तगालियों में सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया हुआ था। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से कालीकट केरल के तट पर पहुंचा, जहां के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। इन सबसे पहले भारत में वास्को डी गामा आता है। जो व्यापार वास्को डी गामा करता है उस व्यापार से खर्च निकाल करके 60 गुना मुनाफा उसने कमाया था और इस मुनाफे से प्रभावित होकर के अन्य पुर्तगाली जो है भारत में आते हैं। भारत में जो पुर्तगालियों की फैक्ट्री बनी, प्रथम फैक्ट्री की स्थापना जो है
1503 ईस्वी में कोचीन में की गई। यानी पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित की। अब पुर्तगालियों के वायसराय के बारे में जान लेते हैं। प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा था, जो 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक रहा था। ये पहला वायसराय बन करके आया था। इसने हिंद महासागर में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल नीति लागू की थी। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के बाद भारत में अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया था, जो 1509 ईस्वी से लेकर के 1515 ईस्वी तक रहा था। इसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीत लिया, जो आगे चलकर इसका मुख्य केंद्र बना। इसके बाद नीनो डी कुन्हा है। इस गवर्नर ने 1530 ईस्वी में सरकारी मुख्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया तथा दमन और द्वीप पर इसने अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों के बाद भारत में डचों का आगमन होता है। डच जो है नीदरलैंड के निवासी थे। पहला जो डच नागरिक आता है वो 1596 ईस्वी में कार्नेलिस डी हस्तमान नाम है उसका। भारत के क्षेत्र में आता है, भारत में नहीं आता है, सुमात्रा जाता है। सुमात्रा पहुंचने वाला ये पहला डच नागरिक था। अब इनके कंपनी के गठन के बारे में जान लेते हैं। डचों के जो कंपनी का गठन था वो 1602 ईस्वी में हुआ था। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच व्यापारिक कंपनियों को मिला करके यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड का गठन किया गया, जिसे संसद द्वारा व्यापार और युद्ध करने का विशेषाधिकार जो है मिला हुआ था। प्रथम कोठी की स्थापना इनके द्वारा कहाँ की गई? डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित की थी। व्यापारिक विस्तार के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद इन्होंने पुलिकट 1610 ईस्वी, सूरत 1616 ईस्वी, चिंसुरा 1653 ईस्वी और कासिम बाजार में अपनी फैक्ट्रियां खोली। यानी मसूलीपट्टनम के बाद यहाँ पर इनके द्वारा फैक्ट्रियां जो हैं खोली गई। वस्त्र व्यापार को इनके द्वारा प्राथमिकता दिया गया। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय सूती वस्त्रों के निर्यात को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया। भारत से वस्त्रों के निर्यात की मुख्य वस्तु बनाने का श्रेय डचों को ही जाता है। डचों के बाद भारत में अंग्रेज आते हैं और अंग्रेजों के द्वारा ही ब्रिटिश साम्राज्य की नींव भारत में रखी जाती है। इसमें सबसे पहला बिंदु है महारानी का चार्टर। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने रॉयल चार्टर जारी कर ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार जो है दिया गया। इसके बाद कैप्टन हॉकिंस का आगमन होता है। 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज से कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचा। हॉकिंस को तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञान था, जिससे जहांगीर जो है अत्यंत प्रभावित हुआ। यानी कैप्टन हॉकिंस जो है 1608 ईस्वी में मुगल दरबार में आता है राजा जेम्स का पत्र लेकर के। प्रथम फैक्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि इंग्लैंड का प्रथम फैक्ट्री कौन सा था। अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी कोठी बनाई। जहांगीर की शाही अनुमति के बाद 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों की पहली स्थायी फैक्ट्री जो है स्थापित हुई। 1611 में अस्थायी बनी थी, 1613 में इनके द्वारा स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की गई। इसके बाद जो है सर थॉमस रो जो है 1615 ईस्वी में आता है। जेम्स प्रथम के दूत के रूप में थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और उसने मुगल साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में फैक्ट्रियां खोलने के विशेषाधिकार जो है प्राप्त किए। अब मद्रास और बम्बई की स्थापना किस प्रकार से हुई इसके बारे में जान लेते हैं। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर दिया और वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला का निर्माण करवाया। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों से बम्बई जो है दहेज मिलने के बाद जेराल्ड औगियार ने आधुनिक मुंबई की नींव रखी। इस प्रकार से मद्रास और मुंबई की स्थापना जो है होती है। अब कलकत्ता की स्थापना के बारे में जान लेते हैं। 1690 ईस्वी में जाब चारनाक ने सूतानाती, कलिकता और गोविंदपुर को मिलाकर के कलकत्ता शहर की स्थापना की। यानी इन 3 गांवों को मिलाकर के जो है जाब चारनाक के द्वारा कलकत्ता की स्थापना की जाती है और यहीं पर फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया जाता है। अंग्रेजों के बाद भारत में डेनिश कंपनी का आगमन होता है, जो डेनमार्क से थे। इनके कंपनी के गठन के बारे में पहले जान लेते हैं।
डेनमार्क के व्यापारियों ने 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और भारत आए। इनके फैक्ट्रियों की स्थापना के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने 1620 ईस्वी में तंजौर जिले के ट्रकोबार यानी तमिलनाडु में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। ट्रकोबार में खोला था इन्होंने। 1676 ईस्वी में बंगाल के सेरामपुर में इन्होंने अपनी दूसरी मुख्य बस्ती बसाई और दूसरी फैक्ट्री यहाँ पर इनके द्वारा खोला गया। इनके गतिविधियों का स्वरूप क्या था इसके बारे में जान लेते हैं। डेनिश व्यापारियों का ध्यान वाणिज्यिक व्यापार से कहीं अधिक भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार और मशीनरी गतिविधियों पर केंद्रित था। अब फ्रांसीसियों के आगमन के बारे में जान लेते हैं। ये अंतिम यूरोपीय शक्ति थे जो भारत में आए हुए थे। फ्रांसीसियों का भारत में आगमन जो है सरकारी प्रयास था। फ्रांस के राजा लुई 14वें के प्रसिद्ध मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में कंपनी दे इंटस ओरिएंटल की स्थापना हुई। इस कंपनी का पूरा खर्च और नियंत्रण फ्रांसीसी सरकार के पास था। सूरत में प्रथम कोठी की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। 1667 ईस्वी में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत आया, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में फ्रांसीसियों की पहली व्यापारिक कोठी जो है स्थापित की। पूर्वी तट पर किस प्रकार से इन्होंने विस्तार किया इसके बारे में जान लेते हैं। 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री इनके द्वारा खोली गई। 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन ने वलीकुंडापुरम के सूबेदार से एक छोटा गांव प्राप्त किया, जिसे बाद में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। यह फ्रांसीसियों की गतिविधियों का मुख्य गढ़ बन गया। यानी पांडिचेरी जो है फ्रांसीसियों की गतिविधियों का मुख्य गढ़ जो है बाद में जाकर के बनता है। बंगाल में इनका किस प्रकार से प्रवेश होता है इसके बारे में जान लेते हैं। 1690-92 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से अनुमति लेकर चंद्रनगर में एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी बस्ती की कोठी की स्थापना की जाती है। अब देख लेते हैं कि जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आईं, इनकी व्यापारिक शैलियों में मुख्य अंतर क्या था इन कंपनियों में, यानी इनकी शैलियां किस प्रकार से एक दूसरे से अलग थी इसके बारे में जान लेते हैं। पहले पुर्तगाली शैली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह पूरी तरह से समुद्री लूटपाट और कार्टज आलमेरा काफिला पद्धति यानी जहाज़ों से टैक्स वसूलना पर आधारित थी। धार्मिक रूप से ये असहिष्णु थे, सहिष्णु जो है नहीं थे। ये पुर्तगाली शैली थी। डच शैली देख लेते हैं। यह कार्टेल और साझेदारी पर आधारित थी। इनका मुख्य ध्यान दक्षिण पूर्व एशिया यानी इंडोनेशिया के द्वीप थे। भारत इनके लिए केवल वस्त्रों का स्रोत था। ब्रिटिश शैली को देख लेते हैं। यह एक निजी संयुक्त उद्यम थी जिनमें शेयरधारकों का नियंत्रण था। इनकी नीतियां अत्यधिक व्यवहारिक, कूटनीतिक और दीर्घकालिक थीं। ये ब्रिटेन की शैली थी। फ्रांसीसी शैली देख लेते हैं। यह एक पूर्णतः राजकीय स्वामित्व वाली संस्था थी। अधिकारियों को हर निर्णय के लिए पेरिस से अनुमति लेनी पड़ती थी, जिससे इनमें तात्कालिक निर्णय लेने की क्षमता का अभाव था और यही इनके पतन का कारण भी बनता है। आगमन का भारत पर तात्कालिक प्रभाव क्या पड़ता है इसके बारे में जान लेते हैं कि यूरोपीय कंपनियां जब भारत में आई तो इसका क्या परिणाम हुआ। पहला परिणाम हुआ नवीन फसलों का भारत में प्रवेश हुआ। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू, मक्का, आलू, पपीता, अमरूद, काजू और लाल मिर्च की खेती जो है शुरू हुई। दूसरा जो परिणाम हुआ वो है प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत और वास्तुकला में जो है नवीनता आई। 1556 ईस्वी में गोवा में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है पुर्तगालियों ने स्थापित की। भवन निर्माण की गोथिक शैली का आगमन भी इसी दौरान हुआ था। तीसरा जो परिणाम हुआ वह है मुगल नौसेना की कमजोरी का खुलासा, यानी मुगल नौसेना कितनी कमजोर थी इस बात का खुलासा भी यहाँ पर हो गया। यूरोपीय जहाज़ों के आधुनिक तोपों के सामने विशाल मुगल साम्राज्य की नौसेना बेहद कमज़ोर साबित हुई, जिससे मुगलों को भी समुद्र के पास कार्टज लेने पर मजबूर होना पड़ा। चौथा जो परिणाम निकल के आया वह है शहरीकरण का नया दौर शुरू हुआ। सूरत की स्थापना हुई, मद्रास की स्थापना हुई, कलकत्ता, बम्बई, पांडिचेरी जैसे तटीय शहर व्यापारिक केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हुए और पुराने आंतरिक व्यापारिक शहर धीरे धीरे जो है अपनी चमक जो है खोने लगे। आर्थिक प्रभाव क्या हुआ इसके बारे में जान लेते हैं। भारत के पारंपरिक कुटीर और हस्तशिल्प उद्योग धीरे धीरे नष्ट हो गए। भारत केवल कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बनकर के रह गया। धन का निष्कासन जो है यहाँ से फिर शुरू होता है। छठा परिणाम देख लेते हैं, राजनीतिक प्रभाव। फूट डालो और राज करो की नीति के कारण भारत की केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई और धीरे धीरे पूरा देश ब्रिटिश औपनिवेशिक दासता की जकड़ में चला गया।
सातवां परिणाम देख लेते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। पश्चिमी शिक्षा, अंग्रेजी भाषा, आधुनिक न्याय प्रणाली और तकनीकी यानी जैसे रेलवे तार ने इस सभी का भारत में विकास हुआ। ईसाई मिशनरियों के आगमन से धर्म परिवर्तन और सामाजिक सुधार दोनों समानांतर रूप से शुरू हुए। ये प्रभाव है यूरोपीय कंपनियों के आगमन का। अब हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। व्यापारिक कोठियों से शुरू हुआ यूरोपीय कंपनियों का सफर अंततः भारत की राजनीतिक पराधीनता पर समाप्त हुआ। डच, पुर्तगाली, डेन, फ्रांसीसियों को हटाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक छत्र राज्य स्थापित किया, जिसने अगले 200 वर्षों तक भारत का राजनीतिक और आर्थिक शोषण किया। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस प्रकार से हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।